हेलो बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह आपके बीच में वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरणों का हल निकालने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले की कक्षा में मैंने आप लोगों को समीकरणों का हल विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए बतलाया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से समझा होगा। आइए अब हम देखते हैं कि वज्र गुणन विधि से जो दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म होते हैं उसमें अज्ञात चरों की वैल्यू को, जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के मान को, उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम अपने दो समीकरणों को मान लें। माना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण 1 में किस गुणांक से गुणा करें और समीकरण 2 में किस गुणांक से गुणा करें, इसकी पहले पहचान कर लें, ताकि उसमें किसी एक x या y दोनों चरों में से किसी एक की वैल्यू बराबर हो जाए और एक को हम लोग कैंसिल कर दें, एक को कटा दें। उसके बाद से जो हमारा एक चर बचेगा और कांस्टेंट टर्म c बचेगा, उसके रूप में x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम समीकरण 1 में b2 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में b2 से गुणा करेंगे तो a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0, और यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। आगे चलिए, अब हम समीकरण 2 में b1 का गुणा कर दें। इसमें b1 का गुणा कीजिए a2 b1 x प्लस b1 b2 इंटू आई प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन नंबर 4 हुआ, 4 हुआ। अब इसमें आप देखें, जब इसे हम घटा देंगे तो घटाने पर यहाँ आप लिख सकते हैं घटाया माइनस माइनस माइनस। ध्यान दीजिए b1 b2 इंटू आई और b1 b2 इंटू आई, ऊपर प्लस का निशान है, नीचे माइनस का निशान है, तो यह कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? आप देखिए, चूंकि x x दोनों में है तो x को कॉमन ले लें और x के पहले गुणांक में से दूसरे वाले x के गुणांक को आप घटा के डायरेक्ट एक ही बार में आप लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 और इंटू x। ध्यान दीजिए, आप इसे घटा लीजिए तो a1 b2 में से a2 b1 को आपने घटा दिया, माइनस साइन है, दोनों में से आपने x लिख दिया, और ऊपर से आप इन दोनों को देखें तो प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम, जो हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है c का गुणांक है, जो c वाले पद हैं हमारे, इसको हम दाहिने पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इज इक्वल टू C2 माइनस वाले को राइट साइड में ले जाओ, C2
B1 और प्लस है तो हो जाएगा माइनस C1 B2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। सो अब हम x की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू x में A1 B2 माइनस A2 B1 से गुणा किया गया है। तो हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो इसे भाग देंगे और यह बराबर हो जाएगा C2 B1 माइनस C1 B2 बाई, भाग दीजिए, यह होगा A1 B2 माइनस A2 B1 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब जब हम x की वैल्यू को निकाल लिए तो इसी वैल्यू को अब हम अपने समीकरण 1 में या समीकरण 2 में स्थापित कर देंगे और स्थापित करके हम चूंकि x की वैल्यू निकाल लिए हैं तो अब y की वैल्यू को निकालेंगे। और y की वैल्यू को निकालने के लिए आप लिखें x के मान को समीकरण 2 में स्थापित करने पर, इसमें आप स्थापित करें। ध्यान दीजिए हमें x की जगह पर यह वैल्यू लिखनी है तो यहाँ बचेगा क्या, A1, क्योंकि x की जगह पर यह वैल्यू लिखनी है। समीकरण 2 में हम रख रहे हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ होगा A2 और बड़े कोष्ठ में लिख दीजिए। x1 की जगह पर आप लिखेंगे C2 B1 माइनस C1 B2 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या बचा, आपने केवल अभी A2 x की जगह पर लिखा हुआ है, अब प्लस B2 y प्लस C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, अगर हम इसका बटा देखें, डिनोमिनेटर इसका देखें तो क्या है, 1 है। तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें, और जब एलसीएम लेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 यह हमारा एलसीएम होगा। अब ध्यान दीजिए, आप इससे भाग देंगे तो क्या जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो हमारे ऊपर के A2 वाले मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह हो जाएगा C2 B1 माइनस C1 B2। ध्यान से देखें, और प्लस 1 से भाग देंगे तो A1 A2 माइनस A2 B1 बार जाएगा। इससे हम ऊपर अब गुणा कर देंगे, इससे ऊपर गुणा कर देंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लिखेंगे B2, y को बाद में लिख लेंगे और लिखें कोष्ठ में A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू, आप देखें y है तो हो गया y प्लस, अब पुनः 1 से A1 B2 माइनस A2 B1 में भाग देंगे तो कितनी ही बार जाएगा, तो C2 से हमें गुणा करना पड़ जाएगा, C2 इंटू, इसे आप लिख लीजिए A1 B2 माइनस A2 B1। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि थोड़ा सा भी अगर हम विचलित हुए, थोड़ा सा भी हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ा, A1 की जगह पर A2 हो गया या B1 की जगह पर B2 हो गया, तो हमारे क्वेश्चन का सलूशन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ आप गुणा कर लें, R गुणा करेंगे तो देखिए A2
देखिए A1 B2 माइनस A2 B1 और इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ जीरो है, जीरो से आपने तुलना किया। अब देखिए, अब इसको गुणा कर दीजिए। आप गुणा कर देंगे तो होगा A2 B1 C2 माइनस A2 B2 C1। मैंने क्रम से लिखने की कोशिश कर दिया है, नहीं तो आप लिख सकते हैं A2 C1 B2, उसके मान में कोई अंतर नहीं आना है। आपने पूरे को गुणा कर दिया प्लस B2 इन ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू वाई प्लस, आप इससे गुणा कर दें C2 से, तो C2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा C2 A1 B2 C2 A1 B2 माइनस है तो माइनस, और C2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा C2 A2 B1। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम देखें इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दें, क्या इसमें कुछ कटने लायक है? तो आप यहाँ देख रहे हैं C2 A2 B1, C2 A2 B1, C2 A2 B1। ध्यान दीजिए, माइनस C2 A2 B1 और यहाँ है C2 A2 B1, दिख रहे हैं? तो प्लस माइनस कट गया। अब आप y वाले टर्म को एक साइड में रख लें और जो भी इसके कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर लें। चलिए इसको हम ऊपर करते हैं। C2 A2 B1 प्लस A2 B1 C2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब केवल y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लिख लें। और देखिए B2 इन ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब माइनस साइन को राइट साइड में हम लेके चले जाएं तो यह होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस A2 B2 C1 राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस A2 B2 C1 को हम ले गए दाहिने साइड में तो प्लस हो गया A2 B2 C1, और जब हम C2 A1 B2 जो कि प्लस साइन के साथ है राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस A1 C2 B2। अगर लेटर दाएं बाएं हो जाए आपस में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है। अगर आप C1 की जगह पर A1 और C2 की जगह पर B2 लिख दें तो उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे लिख जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोशिश करें आपकी जो भी आप लेटर उतारे हैं ठीक उसी तरह से आप लिख लें। अब आप ध्यान दीजिए, B2 दोनों टर्म में है A2 B2 C1 माइनस A1 C2 B2, तो इसमें हम B2 कॉमन ले सकते हैं। B2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, A2 C1 माइनस A1 C2। सो y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू को आप निकालें, y है ना, इस पूरे से B2 इन ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B1 से दाहिने पक्ष में भाग लग जाएगा। तो आप लिखे पहले B2 इन ब्रैकेट
A2C1 माइनस A1C2 बाई, अब देखिए y के गुणांक के रूप में इतना पूरा दिया हुआ है तो आप पूरे को लिखें B2 बाई A1B2 माइनस A2B1। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा हूँ। तो देखें B2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या? बचा A2C1 माइनस A1C2 बाई, अब हर में जो बचा हुआ है जो आपका डिनोमिनेटर है आप इसे लिखें, जो होगा A1B2 माइनस A2B1। यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अब C के टर्म में देखना चाहेंगे कि आखिर हमारे x और y की वैल्यू आई हुई है, इस वैल्यू को किस प्रकार से अब आगे की ओर बढ़ाएं ताकि हमारा क्वेश्चन आगे आसानी से हल हो सके। तो A2C1 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1। अब आप देखें R y बाई, ध्यान से देखें, अगर दोनों की हम तुलना करते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका बटा एक, मान लीजिए नीचे चलते हैं, इसका बटा एक और यह बराबर है A2C1 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1। ध्यान से देखिए, अगर हम A2C1 माइनस A1C2 से इधर भाग दे दें और एक से इधर गुणा कर दो, देखिए इधर अंश में है तो इसका या पूरे के पूरे को अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो इसका एक तो गुणक है ना, तो वहाँ सदैव एक रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो आप इसे चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि y बटा A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू, अब ऊपर एक गुणन के रूप में बचा है केवल, तो यह हो जाएगा 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ध्यान से देखें, हमने इसके अंश से इधर भाग दे दिया और इसके हर से दाहिने पक्ष में गुणा कर दिया। अब एक आप कहेंगे कहाँ से है, तो आप तो जानते ही हैं कि कहीं भी 1 का गुणा कर दो, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गुणा के रूप में है, इसलिए हमें y की वैल्यू आ गई। ठीक इसी की x इजिकल टू B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 है। तो आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, आप दोनों पक्षों में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, या तो दोनों पक्षों में B1C2 माइनस B2C1 से भाग दे दें, एक तो यह भी प्रक्रिया है। आप यह भी कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में B1C2 माइनस B2C1 से भाग देने पर, और नहीं तो आप इससे यहाँ x में भाग दे देंगे और इसके एक के गुणांक से ऊपर गुणा कर देंगे। तो आप यह भी लिख सकते हैं r x बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ कहा था, आप चाहें तो वो भी नियम अपना सकते हैं। आप B1C2 माइनस B2C1 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो अगर आप यहाँ भाग देने की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1, और यहाँ भाग देंगे तो यही आ जाएगा और दोनों से दोनों कट जाएगा। इसलिए इसको या तो आप दोनों पक्षों में भाग दे दें या इसके अंश से इसमें भाग दे दें और इसके हर से इसमें
गुणा कर दें, दोनों एक ही बात है। तो आप देखें x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई सॉरी x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू इतना, और y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a2 c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो उस स्थिति में y बाई सच इज इक्वल टू सच एंड x बाई सच इज इक्वल टू सच। सो x बाई सच इज इक्वल टू y बाई सच इज इक्वल टू 1 बाई सच। इसको अब हम आगे की ओर लिखेंगे। तो चलिए इसे कंपेयर करेंगे, इन मानों की हम तुलना करेंगे। तो यह होगा x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई a2 c1 माइनस a1 c2 और इज इक्वल टू देखें x का हिस्सा भी 1 बाई इतने के बराबर है और y वाला भी बराबर है। इसका मतलब कि y इज बाई a2 c1 माइनस a1 c2 इज आल्सो इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसे हम x, y और 1 के रूप में लिखते हैं। इसके गुणांकों को नहीं हटेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सच पूछिए तो जो x, y और उसके कांस्टेंट टर्म के रूप में मैंने b1 बाई b2 c1 बाई c2 a1 बाई a2 और b1 बाई b2 लिखा हुआ है, आप केवल ऊपर वाले क्वेश्चन के जो भी हर में दिए गए b1 b2 हैं उसी की वैल्यू को आपने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इससे तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस करते हैं। b1 c2 आप देखें b1 c2 माइनस b2 c1 दिख रहा है, b2 c1, फिर y के साथ c1 a2 आप गुणा करें और c2 माइनस c2 a1, पुनः a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 जो कि दिया हुआ है, c1 a2 यहाँ प्लस का निशान हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 यह हो गया प्लस 1 बाई, फिर कर देंगे आप a1 b2 माइनस a2 b1, बिल्कुल आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और केवल आप इसे याद कर लें और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आप इस पर कम अभ्यास करें, आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे अभ्यास करने की, लेकिन अगर आपको यह भी याद है कि x के साथ स्टार्ट में b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 है तो ऊपर भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आपसे पूछ दे कह रहे भाई आपने a1 a2 या b1 b2 यहाँ क्यों लिखा, क्यों नहीं c1 c2 की जगह पर b1 b2 लिख दिया, तब आपको अपनी वास्तविकता बतलानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि यह जब रैखिक समीकरण को हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं तो उसके x और y की जो वैल्यू होती है उसको जब निकालते हैं तो निकालने के बाद उसका स्वरूप यह प्राप्त होता है और उसके अनुसार हमें यह कैलकुलेशन करना होता है। आइए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं इस पर। एग्जांपल 3x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
2x प्लस 5y माइनस 33 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसके a1 इज इक्वल टू एक्स के गुणांक पहले समीकरण को देख लें तो 3, और a2 इज इक्वल टू दूसरे समीकरण के x के गुणांक को कहते हैं तो ये होगा 2, a1 a2। अब y का गुणांक देखें, b1 समीकरण पहले के y के गुणांक को देखें तो यह हुआ 1, और b2 समीकरण 2 के y के गुणांक को आप लिखेंगे 5, और c1 जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो होगा पहले के समीकरण का माइनस 30, और c2 माइनस 33। अब आप इस वैल्यू को आप या तो यहाँ पुट करें या यहाँ करें, दोनों एक ही है। आप जिस स्थिति में उसे रखना चाहें आप रख लें, तो आप रखिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको 1 समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया हुआ है। अब आप यहाँ लिख दें जैसे लिखा गया है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। तो आप लिखेंगे 3 2 अब c1 c1 क्या है की वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो आप यहाँ देखें b1 b2 क्या है, b1 की जगह पर 1 और b2 की जगह पर 5। c1 c2 तो यहाँ c1 बराबर क्या है, आप देखें c1 बराबर 30 और c2 बराबर 33। अब फिर क्या है a1 a2 क्या है 3 और a2 की जगह पर 2, और अंतिम b1 b2 क्या है 1 और 5 1 और 5। ध्यान से देखें, ठीक यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो आप गुणा करेंगे x बाई नीचे लिख दीजिए 1 गुणे ऋण 33। ध्यान से देखें, एक आपको गुणा करना है तिरछा, फिर माइनस 5 इंटू 30, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यह आपका y वाला पोर्शन आएगा। आपने देखा 1 से आपने ऋण 33 में गुणा किया और 5 से ऋण 30 में गुणा किया, बीच में माइनस साइन। फिर दूसरा क्या कहता है c1 इंटू a2, अर्थात आप ऋण 30 से गुणा करेंगे 2 में और माइनस और ब्रैकेट में फिर हो जाएगा माइनस 30। माइनस तो हमारे एक क्वेश्चन में आ रहा है और यहाँ साइन में आ रहा है माइनस साइन है, इसलिए उसको हम पोस्ट में लिखेंगे माइनस 33 इंटू 3। इसको आगे की ओर लिखे इज इक्वल टू 1। और अब देखें a1 b2 माइनस a2 b1, ऊपर से गुणा करेंगे 3 से 5 में, तो 3 गुणे 5 ऋण 2 3 इंटू 5, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1। अब इसे हम ऊपर की ओर कैलकुलेट करके लिखते हैं। सो x बाई, आप गुणा करेंगे तो माइनस साइन से 1 में गुणा कर रहे हैं आप, तो माइनस 33 माइनस से आप गुणा करें माइनस 5 से 30 में, तो माइनस
3 शून्य शून्य 3 5 15 30 5 150 इज इक्वल टू वाई। अब आप ऋण 30 से 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 60 माइनस 60 माइनस से माइनस में गुणा करेंगे बाई 30 दूनी 60 और माइनस माइनस प्लस और 35 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 3 3 का 9 इज इक्वल टू 1 बाई 3 से 5 में गुणा करेंगे 3 5 15 और माइनस 2। फिर से एक बार देख लें, x बाई माइनस 33 माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस 30 ब्रैकेट में है और 5 से जब गुणा करेंगे तो यह ऋण 5 से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, तो धन इतना, फिर गुणा किए तो माइनस 60 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 99 की जगह पर अब क्या हो जाएगा, चूंकि माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 99 बाई इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, सो 15 माइनस 2। इसको आगे ले चलें, x बाई आप घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 4 अर्थात 14 बच गया। अब 14 में से 3 गया 11, 14 में से 3 गया 11, चूंकि पॉजिटिव साइन अधिक है इसलिए यहाँ प्लस का निशान होगा, इज इक्वल टू वाई बाई, यहाँ माइनस 60 है यहाँ प्लस 99 है, आप घटाएंगे तो प्लस 39 आएगा, प्लस 39 इज इक्वल टू 1 बाई 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। अब आप एक को लेकर के बराबर कर दें तो हम x बाई 117 इज इक्वल टू 1 बाई 13, सो x इज इक्वल टू 1 बाई 13 इंटू 117, 117 से भाग है तो 117 से गुणा कर देंगे और 13 से आप 117 को कटाएंगे 13वां 17 से, इसलिए x इज इक्वल टू 9। ठीक इसी प्रकार से हम इसके इस वैल्यू को भी रख लेते हैं। देखिए अब यह वैल्यू हमारी है y बाई, दूसरी वैल्यू हमारी है y 39 इज इक्वल टू 1 बाई 13। ध्यान से देखें, y बाई 39 इज इक्वल टू 1 बाई 13, सो y इज इक्वल टू 1 बाई 13 और 39 से भाग दिया गया है तो इसे हम गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 39 और 13 से 39 को कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 39, इसलिए y इज इक्वल टू 3। सो आप अब लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 3 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। इस तरह से हमारे पूरे इक्वेशन को हल करने के दौरान जो अंत में रिजल्ट प्राप्त हुआ x और y का, वह x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 3 आया। तो हमें इस तरह से सवालों को हल करना होगा। अभी बहुत सारे सवाल आपको हम देंगे, इस पर हल कराएंगे। मैं एक और भी आपको विधि बतलाऊंगा जिसमें कि आप उसे और भी छोटे तरीके से बहुत कुछ किए बगैर भी हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण आपको हम देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक तरीका तो देख लिया, उस पर अभ्यास करेंगे तो आपको सवाल आसानी से आएंगे, अच्छे से आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दूसरा तरीका बतला दूं। अगर कभी आप अपना वो फार्मूला भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लिखें x बाई, यहाँ कर दीजिए
वाई बाई इज इक्वल टू 1 बाई, आपको मैंने पहले ही बतला दिया है कि 1 कहाँ से आता है। जब मैंने पहले इस फार्मूले को डिराइव किया हुआ था तो उसमें आपको बतला दिया था कि x की वैल्यू को जब हमने तुलना किया था कि x बराबर इतना होता है तो दोनों पक्षों में उससे भाग दे करके आपको मैंने वैल्यू निकाल दिया था। एक इसको देखें थोड़ा सा, या अगर आप इसके फार्मूले को भूल जाते हैं तो इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को ढक दीजिए, x को पूरा ढक दीजिए और y तथा अचर पद के गुणांकों में आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर गुणा करते हैं तो यह होगा 3 इंटू माइनस 74, ऊपर से नीचे और ऋण नीचे से ऊपर, ऋण नीचे से ऊपर, तो नीचे क्या होगा 5 और गुणे यहाँ आ जाए, थोड़ा सा इसको नज़दीक नज़दीक लिखते हैं। आपसे देखें, ऊपर से नीचे ये हो जाएगा 3 गुणे पोस्ट में ऋण 74 और ऋण ऊपर से नीचे हुआ तो अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर 5 और गुणे पोस्ट में ऋण 46। ठीक है, अब y का निकालिए। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर। अब y का मान निकालने के लिए x और अचर पद के गुणांकों में नीचे से ऊपर करते हैं, और अगर नीचे से ऊपर नहीं, केवल हम चाहें कि ऊपर से ही ऊपर करें, ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, तो हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ता है। उसको मैं आगे बतलाऊंगा, लेकिन आप आज वाले में तो यही तक देखें। पहले x का निकालना था तो हमने x के गुणांक को ढक दिया और y तथा अचर पद में गुणा किया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को ढक देंगे और नीचे से ऊपर, यहाँ देखें 3 गुणे ऋण 46 और ऋण नीचे से ऊपर आपने किया, अब ऊपर से नीचे तो 2 गुणे पोस्ट में ऋण 74, यह हो जाएगा और बराबर इसके साथ चले। अब अचर पद है तो अचर को ढक दीजिए। अब ऊपर से नीचे अर्थात 2 गुणे 5 और ऋण 3 से 3 में गुणा करें, 3 गुणे 3। ध्यान दीजिए, x का निकालना है तो ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, y का निकालना है तो नीचे से ऊपर, इसमें ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर ऋण ऊपर से नीचे, और फिर अचर पद का निकालना है तो ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर के गुणांकों में तुलना करेंगे। तो आप देखें, गुणा कीजिए, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 7 21 22, और ऋण से ऋण में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा धन। 5 से गुणा करें, 5 6 का 30 का 0 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23 इजिकल टू y बाई, इससे गुणा करें तो माइनस 3 6 का 18 का 8, 3 चौके 12 13, 3 6 का 18 का 8 हासिल 1, 3 चौका 12 13, माइनस साइन, और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 7 14। ध्यान से देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया और इज इक्वल टू 1 बाई 2 5 10 ऋण 3 3 का 9, तो x बाई माइनस 2 2 2 222, और यहाँ है धन 230, घटाएंगे तो क्या आएगा 8, और y बाई माइनस 138 ऋण 138 धन 148, घटाएंगे तो क्या आएगा 10, और बराबर 1/10 में से 9 गया, 1 कोई उसका मतलब नहीं रहा,
सो अब x की वैल्यू निकालें, x/8 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 8 से गुणा करेंगे तो 8 करने 8। इसी प्रकार इससे गुणा करें, y इसकी वैल्यू निकालें, y/10 इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 10 से गुणा कर देंगे तो 10, यही हमारी x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो यह भी तरीका आसान होता है, लेकिन लड़के इसमें कहते हैं कि सर एक बार ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर बतला रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर ऋण ऊपर से नीचे। तो अगर इस क्रम को आप सीधा करना चाहते हैं केवल ऊपर से ऊपर, तो यहाँ y वाले पद के पहले माइनस साइन लिख देंगे। तो उस स्थिति में होगा ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर। फिर y का मान निकालना है तो ढक दीजिए y वाले को, फिर करिए ऊपर से नीचे का गुणा ऋण नीचे से ऊपर का गुणा, फिर इसके अचर पद को ढक दीजिए और ऊपर से नीचे अर्थात x से y वाले के गुणा का, तो ऊपर से नीचे का गुणा ऋण नीचे से ऊपर, आपका मान एग्जैक्ट आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। और मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ, यू कैन आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल टेल यू। आप थोड़ा भी संकोच न करें, मैं आपको क्वेश्चन बतलाऊंगा, आप पूछें। और घर पे इस लॉकडाउन की स्थिति में बैठकर बहुत अधिक मेहनत करें, आपके सुखद भविष्य के लिए यह आवश्यक है। इसलिए आज मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे।